आपके इस लेक्चर में वी आर कंटिन्यूइंग विद योर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए रिमेंबर आपको 3 डिफरेंट केसेस पढ़ने होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ स्फेरिकल चार्ज यू हैव टू फाइंड आउट, देन बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट लाइन चार्ज, एंड देन थर्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज। इन तीनों के लिए आई सेड टू यू अर्लियर ऑल्सो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपने गॉस लॉ का यूज करते हुए फाइंड आउट करना होता है तो यू रिक्वायर गॉसियन सरफेस। और इन तीनों की वजह से गॉसियन सरफेस कैसा बनता है आई विल शो इट टू यू हियर। और रिमेंबर, अगर हम पॉइंट चार्ज को पॉइंट सेपरेट और स्फेयर सेपरेट की तरह एज्यूम करें तो हमारे पास 4 डिफरेंट केसेस बनते हैं, अदरवाइज वी हैव गॉट 3 डिफरेंट केसेस। नाउ अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास गॉसियन सरफेस एक दूसरा स्फेयर होगा जिसके लिए ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रिजाइड करता हो। यू रिमेंबर दोज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस। फर्स्ट वाज कि चार्ज की वजह से सारा का सारा फ्लक्स सरफेस के थ्रू ही निकलना चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फॉलो होता है कि इस चार्ज की वजह से जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो सारा का सारा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ही निकलेगा। सेकेंड वाज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। एंड रिमेंबर, ये देखो बच्चे, यहाँ पे दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हियर दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हर जगह पे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। एंड थर्ड, यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी सेम थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट दिस स्फेयर सेम है। तो हमारे तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस फॉलो हो चुके हैं। एंड रिमेंबर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, जिसको एज प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस में मैंने आपको बोला था, अगर याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं है वी डोंट रिक्वायर दैट टू मच राइट नाउ। मैंने ये बोला था कि गॉसियन सरफेस का प्रॉपर्टी होता है कि उसका वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे अगर आप जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, wherever you go, electric field lines are perpendicular to surface, so voltage will be same throughout. So Gaussian surface, for a point surface, for a point charge, it will be a sphere which covers this point charge with point charge lying at its center. आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आपने पॉइंट चार्ज को एज्यूम करना है तो आपने अपने लिए एक स्फेरिकल बल्ब, एक बिल्कुल पॉइंट शेप बल्ब एज्यूम करना है जो हर डायरेक्शन में अपनी रेस को फेंकता है। और अगर आप एक स्फेरिकल चार्ज को एज्यूम कर रहे हो तो एक बड़ा स्फेयर एज्यूम करना, एक बल्ब जो बिल्कुल स्फेरिकल शेप को हो, जो हर डायरेक्शन में अपनी रेस को इट इज लिविंग। और जब आप लाइन चार्ज की बात करो तो आप अपने दिमाग में एक लंबी सी ट्यूबलाइट एज्यूम करो जो अपने ऐसे लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर भेज रहा। और जब आप शीट चार्ज की बात करो तो आप एज्यूम करो कि आपके पास एक बहुत लंबा सा शीट है जिसके ऊपर छोटे छोटे बल्ब्स आर देयर और वो अपने परपेंडिकुलर रेज बाहर फेंक रहे हैं। सो ये चीज अपने ध्यान में रखना, और यही इमेज क्रिएट करते हुए it will help you to find out Gaussian surface in various cases. जब spherical charge की वजह से Gaussian surface हमें चाहिए तो मुझे इस spherical charge के concentric I will draw another sphere. तो this will be Gaussian surface for this spherical charge at this position. अगर इस पोजीशन पे मुझे गॉसियन इस स्फेयर के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक स्फेयर ड्रॉ कर दूंगा। और अगर इस पोजीशन पे ड्रॉ करना है तो आई विल डू इट लाइक दिस। नाउ सी, इस स्फेयर की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी
जिस तरीके से पॉइंट चार्ज के लिए तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिड रहे, उसी तरीके से आप देखोगे स्फेरिकल चार्जेस के लिए भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सरफेसेस के लिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉसियन सरफेस वो वैलिड रह रहा है। रिमेंबर वन मोर थिंग, आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल गॉसियन सरफेस एरिया। जितना आप बाहर जा रहे हो यहाँ पे सरफेस 1 से सरफेस 2 पे, सरफेस 2 से सरफेस 3 की ओर, फ्लक्स तो वेरी नहीं कर रहा, बट क्योंकि गॉसियन सरफेस एरिया यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे और भी ज्यादा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो उतना ही वो डिक्रीज कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट गॉसियन सरफेस for infinitely long line. Now see, practically कोई भी लाइन infinitely long नहीं हो सकती। हम इसे infinitely long कब कंसिडर करेंगे, जब मुझे जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, लेट मी सपोज मुझे लाइन चार्ज से इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, एंड दिस डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल in comparison to distance from ends of the wire। चाहे आप इस एंड को देखो, चाहे आप इस एंड को देखो, अगर ये एंड इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत लंबा है तो आई विल से कि ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अदरवाइज नहीं। एंड सेकेंड, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस वायर के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। That means जितना चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, throughout this wire charge is uniformly distributed। Now remember मैंने आपको बोला था कि आपने इस चार्ज वायर को ट्यूबलाइट की तरह एज्यूम करना है, तो ये रेडियली आउटवर्ड अपनी वो रेज को एमिट करेगा। और अगर इसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, मैं इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से कुछ सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूं ऑफ लेंथ L। इस L लेंथ के सेगमेंट के लिए एक सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ विद दिस वायर लाइंग ऑन इट्स एक्सिस, इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकता हूं फॉर इनफाइनाइटली लार्ज लाइन चार्ज। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे भी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट वाज all flux because of this segment of wire should pass through Gaussian surface only, first valid रहा। second, electric field line should be perpendicular to Gaussian surface। आप देखोगे हर जगह पे अगर यहाँ से electric field line निकलेगी ये Gaussian surface के perpendicular होगा, यहाँ पे भी perpendicular होगा। and third, electric field intensity should be same throughout। अगर आपका चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना आपका यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, एंड थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। नाउ लास्ट केस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपके पास इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज है, लेट मी अज्यूम ये मेरे पास एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैंने शीट को ऐसे रखा है हियर लाइक दिस। 3D इफेक्ट देते हुए आई एम सेइंग कि आपको ये वाला साइड और ये वाला साइड दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप इसे इस शीट चार्ज को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहो तो बहुत बार आपको ये लाइन की तरह इस व्यू से दिखाई देगी। इस लाइन को इस शीट से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसका शेप इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। अदरवाइज बहुत बार आपको दिखेगा दिस इज इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज। तो उस केस में आपने एज्यूम करना है कि ये उसकी थिकनेस बताई है और ये डेप्थ के साथ ये इनसाइड की ओर है। नाउ अगर इस शीट के ऊपर छोटे छोटे इनफाइनाइट बल्ब्स हैं और इस शीट का साइज बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेज इनकी विल बी यहाँ पे बाहर की ओर और इस साइड लाइक दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन as well as in this direction। So अगर मेरे पास infinitely large sheet charge है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रहेंगे और इस साइड like this।
वंस अगेन आप शीट को इनफाइनाइटली लार्ज तब कंसिडर कर सकते हो जब जिस पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो पोजीशन इसके एजेस से काफी ये डिस्टेंस इस पोजीशन के एजेस के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। नाउ अगर इस शीट में मैं कोई छोटा सा सेगमेंट एज्यूम करने लग जाऊं और इस सेगमेंट का एरिया ए कंसिडर करता हूं, तो इस सेगमेंट के लिए एक पैरेलल सरफेस ऑफ राइट हैंड साइड और एक पैरेलल सरफेस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेम एरिया जब कंसिडर करोगे तो दिस सरफेस एज वेल एज दिस सरफेस, these two surfaces will act like Gaussian surface for this segment of sheet. Now इस सेगमेंट की वजह से जितना भी फ्लक्स पास होगा वो इन्हीं एरियाज के थ्रू पास होगा। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Gaussian surface done. Second, electric field lines and area perpendicular to each other. Third, electric field intensity same throughout. तीनों के तीनों यहाँ पे वैलिड रह रहे हैं। So these surfaces are Gaussian surfaces. Now talking about determination of electric field intensity because of infinitely long line charge, अभी हम वो करने जा रहे हैं। Just a second. So we'll calculate electric field intensity because of infinitely long line charge. Let me consider मेरे पास एक बहुत थिन सी वायर है which is infinitely long. A thin infinitely long line with uniform charge density और चार्ज डेंसिटी मैं यहाँ पे लैम्डा कह रहा हूँ। सी यही आप हेडिंग देते हुए यू मे राइट हियर to find out electric field intensity because of thin infinitely long line charge with uniform charge density. By uniform charge density I mean जितना चार्ज इसके इस लेंथ पे पड़ा होगा उतना ही चार्ज इस लेंथ पे, उतना ही चार्ज इस लेंथ पे। Now talking about if Q is the total charge over it, charge density lambda will be equivalent to total charge upon total length. Now Gaussians consider a segment of length L in it. मैं कोई छोटा सा segment इसमें L length का consider कर रहा हूँ। Now Gaussian surface area, Gaussian surface for this segment of length L, this Gaussian surface you remember इसके लिए एक सिलेंडर होगा which is coaxial. This line will be surface of cylinder, ज़्यादा precise होते हुए curved surface of cylinder with axis lying along L. And Gaussian surface का area of Gaussian surface, area of this cylinder is equivalent to 2 pi r multiplied by L. So that will be equivalent to 2 pi r being the distance where you want to find out electric field intensity. 2 pi r multiplied by L. Now जब भी आपने डेरिवेशन करनी है, अगर आपसे बोर्ड में डेरिवेशन पूछी जाए तो सबसे पहले जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है यू हैव टू मेंशन दैट अबव, और उसके बाद गॉसियन सरफेस के रिगार्डिंग यू विल फॉर श्योर मेंशन दैट
कि गॉसियन सरफेस कौन सी है और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है। नेक्स्ट, one very important point you have to write down according to Gauss law, because Gauss law का यूज करते हुए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू Gauss law। Gauss law का मैथमेटिकल फॉर्म E डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल, जिसको आप फाई से डिनोट करते हो, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सप्रेशन में अगर आप ये एक्सप्रेशन वहां पे नहीं लिखोगे तो आपके इस क्वेश्चन में से सब्सटेंशियल मार्क्स कट होंगे। सो दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी रिटन देयर इन एनी वे। सो फर्दर आप ये लिखोगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और फ्लक्स की जगह आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू गॉसियन सरफेस एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन गॉसियन सरफेस एरिया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ऑल ऑफ यू नो, अब यहां पे फ्लक्स की वैल्यू वाज क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, and you will say Q enclosed here is equivalent to lambda multiplied by L. Charge enclosed within this section, this was charge density multiplied by length. This thing is clear to you? And further you can say charge enclosed was lambda into L. So you will write comparing first, second and third. Write it as first, this is second, this is third. You will say electric field intensity is equivalent to phi upon epsilon, and value of phi was lambda into L. Just a second. Electric field intensity was phi divided by Gaussian surface area, and value of phi was Q enclosed divided by epsilon, so divided by Gaussian surface area, and value of Q is lambda into L upon epsilon, and value of Gaussian surface area was 2 pi r multiplied by L. L से L cancel out and you'll get lambda by 2 pi r epsilon. So जितना डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। See, in this case जितना ही आप डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे थे उतना ही आपका फ्लक्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था along रेडियस 2 pi r. सो रिमेंबर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 pi r ये रहेगा। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज के केस में जितना आप डिस्टेंस बढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 pi r स्क्वायर में डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था। सो आई होप आप ये एक्सप्रेशन नोट डाउन करके रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज विल बी लैम्डा अपॉन 2 pi r एप्सिलॉन। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आप नोट डाउन करके रखोगे। These days आपका NTA, JEE Mains and when you're talking about your CBSE also, CBSE भी conclusion पूछ रहा है, so आपको conclusions for sure याद रहना चाहिए। तो लाइन चार्ज की वजह से one thing is very clear, जितना आप आगे जाओगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। अब अगर आपके पास कभी भी करंट कैरिंग वायर गिवन हो, राइट डाउन करंट
कैरिंग, अगर आपके पास कभी भी करंट कैरिंग वायर है तो नेट चार्ज और करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज जीरो। सो उसकी वजह से कभी भी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो कहीं पे भी जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ इट विल ऑलवेज बी जीरो। रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर आपके पास एक थिक कंडक्टिंग वायर है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, से दिस इज कंडक्टिंग इन नेचर, तो इस केस में क्या होगा, कंडक्टर का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, जहां तक मेटल होगा कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज मेटल के सरफेस पे होता है। इसलिए अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करना हो, by this axis I am trying to represent electric field intensity and this axis is representing distance from center of this wire. अब सेंटर से लेके इस वायर के रेडियस तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगी बिकॉज यहां से यहां तक मेटल था। सरफेस पे, इसकी सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी और वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रहेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई रेडियस इनटू एप्सिलॉन नॉट। और जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी एट सरफेस, और जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, और आउटसाइड दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एक्स एप्सिलॉन नॉट, where x is distance from center of this wire. Now अब अगर मैं यहाँ पे सपोज करो डिस्टेंस x1 से लेके x2 तक कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूं, डाइलेक्ट्रिक यू ऑल ऑफ यू नो, डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर, वैक्यूम इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक। अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम या एयर को रिप्लेस करता हूँ किसी दूसरे मटेरियल से, किसी दूसरे मीडियम से, लेट मी सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रबर रखा है, तो फ्रॉम डिस्टेंस x1 टिल x2 अगर मैंने रबर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन रबर विल डिक्रीज 81 टाइम्स बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ रबर वाज 81। आई होप आपको सबको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है। बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी मीन कि वैक्यूम के कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना रिड्यूस करेगा। तो व्हाट विल हैपन, x1 से लेके x2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिड्यूस करेंगे, जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे 81 टाइम्स, यहाँ पे जितनी वैल्यू वैक्यूम में होती है उसे 81 टाइम्स, एंड इस तरीके से आपके पास ग्राफ आ जाता। नाउ दिस वाज आवर सेकंड केस। फर्स्ट we talked about current carrying wire, then we talked about conducting wire, and then a thick non-conducting wire if you are having। ये केस भी आप याद रख लेना। अगर मेरे पास thick non-conducting wire है with uniform charge distributed over it, चार्ज डेंसिटी इसमें यूनिफॉर्म है, अंदर पे भी चार्ज है and throughout its volume it consists of charge, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ इस तरीके से रहेगा। बाहर के लिए तो सेम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी देयर एट इट्स सरफेस, और इनसाइड जितना अंदर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज। सो लेट मी सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, this is electric field intensity outside. Electric field intensity outside will be electric field intensity at surface into R upon X. And electric field intensity अगर मैं inside की बात करूं, अगर इस पोजीशन पे electric field intensity निकालना चाहता हूं जो सेंटर से small distance R पे है, where this capital R is radius of this wire, तो ये चीज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ई इनसाइड। तो इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कंपेयर करते हुए दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू मी, दोनों की दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर दिस अपॉन दिस
will be equivalent to small r upon capital R. Or you can say electric field intensity inside upon electric field intensity at surface equals R upon capital R. Or electric field intensity is electric field intensity at surface into this upon this. ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखोगे. I hope effect of distance is clear to you. One more thing, जब भी आप कहीं पे भी कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, डाइलेक्ट्रिक का एक ही इम्पैक्ट होगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे. नाउ ये तीनों के तीनों ग्राफ्स आप याद रख लेना. बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग, बिकॉज ऑफ नॉन कंडक्टिंग एंड बिकॉज ऑफ थिन वायर. Because of thin wire, electric field intensity will be like this. If this is infinitely long thin wire, electric field intensity versus distance graph will be electric field intensity is lambda upon 2 pi x epsilon. So you may plot it like this. This is value of electric field intensity, this is distance. Now coming to आपका third वाला case, application of Gauss law to find out electric field intensity because of a very large or infinitely large sheet charge. We'll be doing that now. आप साथ में कंक्लूजन नोट डाउन करके रखना, और अगर हो सके तो लर्न दिस, इन सब के ऊपर रट्टा मार के रखते हैं, बिकॉज इनके बेसिस पे स्ट्रेट वे क्वेश्चंस आया करते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी because of infinitely large sheet charge with uniform charge density. See, ये मैं आपको एक infinitely large sheet charge दे रहा हूँ like this, और थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए मैं उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है. इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, और गॉसियन सरफेस की वजह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी छोटा सा एरिया ए कंसिडर करूँ तो उसके लिए गॉसियन सरफेसेस ये दो पैरेलल सरफेसेस रहेंगे ऑफ सेम एरिया ए एंड ए. नाउ you write down, okay, this was the sign, and charge density sigma equals q upon a, where q is total charge with the sheet, a is area of this thing. Remember, जो भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ उन डिस्टेंसेस के लिए फाइंड आउट करूंगा जिनके लिए ये शीट चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज है. और कब हम इनफाइनाइटली लार्ज कंसिडर करते हैं इसे, ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया हुआ है. Now you'll say consider a segment of area A on infinitely large sheet charge. The Gaussian surface for that segment will be two surfaces of area A lying on both sides. Then see this A and A, these are Gaussian surfaces for this segment. जितना का जो भी फ्लक्स इस चार्ज की वजह से क्रिएट होगा वो या तो लेफ्ट हैंड साइड के एरिया से पास होगा, या तो राइट हैंड साइड के एरिया से पास होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड के एरिया से पास होगा. So after this you'll say
Gaussian surface area will be equivalent to twice A. I hope ये आपके लिए क्लियर है कि A and A taken together is Gaussian surface area for that segment. Now according to Gauss law ये statement लिखना ही लिखना है, phi equals E dot ds का closed integral which is equivalent to Q enclosed divided by epsilon naught. For above figure, phi is equivalent to E dot ds का closed integral which is equivalent to Q enclosed here is sigma into area divided by epsilon. See, if I was talking about A here, this was total area of sheet. I hope ये चीज आपके लिए क्लियर है. Sigma into area divided by epsilon. This is flux, and you know flux passing out is electric field intensity into Gaussian surface area. Which is equivalent to sigma into A upon epsilon naught. So I can write it down, which implies electric field intensity into Gaussian surface area. This is twice A is equivalent to sigma into A upon epsilon naught. Further, this implies electric field intensity, A से A cancel out, is equivalent to sigma upon 2 epsilon. Now, because of infinitely large sheet charge, if you want to find out electric field intensity will only depend upon charge density of this sheet. It will not depend upon the distance where you want to find out electric field intensity. So जब भी uniform electric field intensity कभी आपने create करना हो, तो you have to take infinitely large sheet charge. कभी लाइन चार्ज की वजह से भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता. लाइन चार्ज की वजह से जितना आप आगे जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2πr में डिवाइड करती हैं. पॉइंट चार्ज की वजह से जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओ तो 4πr² में डिवाइड करती हैं. और अगर इस केस में देखो तो आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइड नहीं कर रही हैं, वो कॉन्स्टेंट रह रही हैं. सो आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर है. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क करोगे, अगर मैंने इस शीट को कंप्रेस कर दिया तो शीट के ऊपर का चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. अगर शीट को मैंने एलोंगेट कर दिया तो चार्ज डेंसिटी इसका डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. सो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया हो. और अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज. नाउ लेट मी सपोज ये दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम शीट चार्ज एंड दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा. सो द वैल्यू विल बी कांस्टेंट. Value will be sigma upon 2 epsilon naught. अब अगर मुझे इसके लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे अगर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा. और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मुझे साइन का भी ध्यान रखना है. अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव शो कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव शो करना पड़ेगा. आई होप ये ग्राफ आपके लिए क्लियर है. इसी को थोड़ा सा आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए, अगर ये मेरे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज है, वंस अगेन रिमेंबर ये मेरे पास इनफाइनाइटली लार्ज शीट चार्ज है जिसका आपको सिर्फ ये साइड दिखाई दे रहा है, ये थिकनेस दिखाई दे रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड सिग्मा बाय 2 के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इस डायरेक्शन में भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब अगर मैं
यहां से यहां तक कोई मेटल इंसर्ट कर दूं, व्हाट विल हैपन, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो उतना ही रहेगा, हियर इट विल रिड्यूस टू 0, क्योंकि मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिजाइड नहीं करती। जैसे ही आप मेटल को क्रॉस करोगे, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिलेंगी। और अगर यहाँ पे मैंने वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैक्यूम के कंपैरिजन में यहाँ पे 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएंगी। एंड वंस अगेन बाहर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से प्रोड्यूस होगा। तो सो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 0, यहाँ पे वंस अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वंस अगेन जितना वैल्यू था उतना ही फिर से कांस्टेंट रहेगा। This was value of electric field intensity. This was distance. So in general, you can write down formula. Electric field intensity is sigma upon 2k epsilon naught, where k is dielectric constant. तो अगर कभी भी आपके पास इस तरीके से ग्राफ गिवन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, तो दैट मीन्स इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे छोटा रहेगा। सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे था, तो दैट मीन्स इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे बड़ा होगा। तो बहुत बार आपसे ऐसे ही एक शीट चार्ज गिवन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग वैल्यूज ये गिवन होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा कहाँ का था। तो आई होप आप बड़े इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट केस, अगर आपके पास, सो ये ग्राफ नोट डाउन करके रखो, दिस वाज आपका फर्स्ट केस, दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स से उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो राइट डाउन दीज ऑल आर कंक्लूजन्स, और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एंड थर्ड केस में वी आर कंसिडरिंग, अगर हमारे पास एक थिक शीट है, फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग कि शीट हमारे पास बहुत थिन है, नाउ वी आर कंसिडरिंग कि शीट हमारे पास थिक है, थिक शीट लाइक दिस। अगर ये शीट कंडक्टिंग नेचर की है, थिक शीट ऑफ conducting nature, this thing should be clear to you। जहां जहां तक शीट रिजाइड करेगी वहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। सो अगर ये सेंटर ऑफ शीट है, यहां से लेके यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगी, इसके बाद सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से लेके यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगी, यहां तक इट विल बी 0, उसके बाद सिग्मा बाय 2k एप्सिलॉन नॉट। तो इस साइड का डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस साइड का डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा हूं। Here I can easily represent it in this way. Now, next case, thick sheet अगर नॉन कंडक्टिंग नेचर का हो, तो सिंपली याद रखना, नॉन कंडक्टिंग नेचर, यूनिफॉर्मली चार्ज। से वंस अगेन आई एम सेइंग, ये मेरे पास एक थिक शीट है, दिस इज एरिया। ये सेगमेंट जो आपको दिख रहा है ये एरिया नहीं है, ये सिर्फ इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3D में रिप्रेजेंट करते हुए लाइक दिस, बट मैं यहाँ पे 3D में इसे शो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसका थिकनेस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो व्हाट यू विल से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, इसके बाद थिकनेस के बाद सिग्मा बाय 2k एप्सिलॉन नॉट, इस साइड भी थिकनेस के बाद सिग्मा बाय 2k एप्सिलॉन नॉट, और इन साइड ग्राफ को ऐसे ज्वाइन कर लेना। व्हाई वी हैव डन इट, किसी ने पूछना हो सेपरेटली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, अदरवाइज आप इसे याद रख लो एज कंक्लूजन। सो आई होप, सो ये फिनिश करते हुए ही
आपके तीनों के तीनों केसेस ओवर हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ पॉइंट, बिकॉज ऑफ लाइन, बिकॉज ऑफ शीट चार्ज। और उसमें वेरियस केसेस जब आप उसे सेपरेट करते हो उसे भी आपने इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए याद रखना है। सो दैट वाज इट। और अगर आप चाहो तो मैं सारे के सारे ग्राफ्स को कंपेयर करते हुए यहाँ पे शो कर सकता हूँ, बट उसके लिए आई टेक ए सेपरेट क्लास जिसमें मैंने अलग ग्राफ्स का कंपैरिजन करा हो फॉर द टाइम बीइंग। दैट्स